हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सदिशों के प्रकार के बारे में बताने वाला हूं, जिसको इंग्लिश में अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर बोलेंगे। तो सदिशों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जनरली जो सदिशों के प्रकार है उन सबको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है और इनको मैं आप लोगों को डिटेल से समझाने वाला हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, कैसे डिनोट किया जाता है। तो देखिए, सदिशों के प्रकार में ये बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें पहले नंबर पे आप देखोगे समान सदिश, जिसको हम इंग्लिश में इक्वल वेक्टर, असमान सदिश जिसको अपन अनइक्वल वेक्टर, समांतर सदिश जिसको पैरेलल वेक्टर, प्रति समांतर सदिश जिसको अनपैरेलल वेक्टर, एकांक सदिश, एकांक बोलो या फिर इसको इकाई बोलो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट वेक्टर, अभिलंबवत इकाई सदिश, अभिलंबवत इकाई सदिश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ध्रुवीय सदिश जिसको बोलते हैं पोलर वेक्टर, अक्षीय सदिश एक्सियल वेक्टर। इसी तरीके से लास्ट में जो है शून्य सदिश जिसको अपन बोलेंगे जीरो वेक्टर। यहाँ देखो, समान सदिश इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर का मतलब है कि दो सदिश जो आपने लिए हैं उनका परिमाण समान होना चाहिए, दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, दिशा भी समान होनी चाहिए। जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो उसी को बोलते हैं समान सदिश। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये वाला जो चित्र आप देख रहे हो, ये समान सदिश बोले तो इक्वल वेक्टर को बता रहा है। इक्वल वेक्टर में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम होती है और उनका परिमाण भी समान होता है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर असमान सदिश पर। असमान सदिश जिसको अनइक्वल वेक्टर बोला जाता है, और अनइक्वल वेक्टर में क्या होता है, दोनों सदिशों के परिमाण बराबर नहीं होते हैं, उनकी दिशा भी अलग अलग हो सकती है, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेक्टर, असमान सदिश। तो ये असमान सदिश का उदाहरण हो गया। इसके बाद में चलते हैं समांतर सदिश। तो आप यहाँ पर देखोगे, ये जो वेक्टर आप देख रहे हो दोनों, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, तो हम इसको समानांतर सदिश कह सकते हैं, इसको भी समानांतर सदिश कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला समान सदिश भी समांतर सदिश हो सकता है और असमान सदिश भी समांतर सदिश हो सकता है। कब? जब दोनों की दिशा समान हो। जब दोनों की दिशा समान हो तब उसको अपन बोलते हैं समांतर सदिश। तो ये भी समांतर सदिश का उदाहरण है और ये भी समांतर सदिश का उदाहरण है। बोले तो समांतर सदिश में समान सदिश असमान सदिश दोनों ही आ जाते हैं, लेकिन शर्त होती है दोनों की दिशा समान होनी चाहिए। इसकी तो होती है, इसकी भी दिशा समान होनी चाहिए। हम इसको भी असमान सदिश कहेंगे क्योंकि इसकी दिशा अलग अलग है। इसकी दिशा कैसी है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये असमान सदिश कहलाते हैं। और समांतर सदिश केवल ये होगा और ये होगा, ये नहीं होगा। चलते हैं आगे। प्रति समांतर सदिश क्या होता है? देखो, प्रति, इसको अपन एंटी भी बोल सकते हैं। प्रति समांतर को अपन अनपैरेलल की जगह एंटी पैरेलल, एंटी प्रति समांतर, इसको अपन बोलेंगे एंटी, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे इसको। तो देखो, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, यानी एक सदिश जो है वो तो जा रहा है इस तरफ और दूसरा सदिश जो है जस्ट इसके विपरीत जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, जस्ट विपरीत जा रहा है। जस्ट कैसा जा रहा है? विपरीत। मतलब परिमाण में चाहे समान हो लेकिन दिशा अगर विपरीत हो उसको बोलते हैं प्रति समांतर सदिश। समझ में आया होगा आप लोगों को? प्रति समांतर सदिश का मतलब होता है जब दो सदिशों की दिशा अलग अलग हो, यानी विपरीत हो एक दूसरे के, चाहे परिमाण समान हो सकते हैं, वो प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। आ जाओ एकांक सदिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांक सदिश, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, इसको तो मैं रफ कर देता हूं। एकांक सदिश को समझते हैं अपन, एकांक सदिश को। तो देखो, एकांक सदिश का मतलब यह है कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण केवल एक हो और वो दिशा को व्यक्त करता हो। जैसे सपोज कीजिए ये कोई ए वेक्टर है, मैंने ये दर्शाया, ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर की दिशा को बताने के लिए हम यहाँ पर एक के ऊपर अगर कैप लगा देते हैं, मतलब एकांक सदिश को दर्शाने का जो तरीका होता है, अगर आप ए का जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप लिखना चाहते हो ए का एकांक सदिश, ए का एकांक सदिश, तो ए का एकांक सदिश को लिखने का तरीका यह है, यानी एक के ऊपर क्या लगा दो? कैप लगा दो। एक के ऊपर कैप लगा दिया, बराबर का निशान, बराबर का निशान। अब ए कैप कितना आएगा, किसका फॉर्मूला क्या है? तो ए का एकांक सदिश निकालने का फॉर्मूला है, क्या है? जो भी सदिश है, जो भी सदिश है, सदिश जो भी सदिश है वो, और बटा में जो भी सदिश है उसका परिमाण, सदिश का परिमाण, सदिश का क्या आ जाएगा यहाँ पे? परिमाण आ जाएगा। जैसे कि ये सदिश है ए वेक्टर, अगर आपको ए वेक्टर का एकांक सदिश निकालना है तो एक के ऊपर लगा दो कैप, और सदिश कौन सा है? ए वेक्टर, और ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा? ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा? ए।
तो ये हो जाएगा ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा में ए। इसको एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लो ये है 5, 5 ए वेक्टर जो है वो 5 मीटर के बराबर, सपोज ए वेक्टर जो है 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है। कितना है? 5 न्यूटन है। ठीक है, इसका ए कैप निकालना है। तो इसका ए कैप कैसे? 5 न्यूटन है और दिशा बता देते हैं एक्स दिशा में, एक्स दिशा में है ना, एक्स दिशा में। ठीक है, अगर एक्स दिशा में है तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, ए वेक्टर का हम ए कैप निकालेंगे। तो ए वेक्टर तो कितना है? 5 न्यूटन, ब्रैकेट में लिख दो एक्स दिशा में, डिवाइड में, और इसका परिमाण, तो परिमाण केवल कितना है? 5, तो 5 का भाग लगा दो। 5 का भाग लग जाएगा तो ए कैप बराबर क्या आएगा? एक्स दिशा में, केवल क्या आएगा? एक्स दिशा में। तो ए कैप केवल दिशा को बताता है, ए कैप केवल किसको दर्शाता है? दिशा को दर्शाता है। तो ए कैप जो है एकांक सदिश है ए का, ए का। तो एकांक सदिश की परिभाषा हो जाती है कि वह सदिश जिसका परिमाण केवल एक हो और जो दिशा को व्यक्त करता हो। तो फॉर्मूला इसका क्या हुआ? किसी भी ए का एकांक सदिश बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सदिश बटा सदिश का परिमाण। ठीक है, तो परिभाषा में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। अब चलते हैं अपन अभिलंबित इकाई सदिश की तरफ। ये कुछ भी नहीं है, ये इसी का पार्ट है, अलग अलग दिशाओं में जाने वाले एकांक सदिश को कैसे दर्शाया जाता है। तो इसके लिए देख लो आप, सबसे पहले आप यहाँ पे त्रिविमीय निर्देश तंत्र बना दो। बना दिया, ये कौन सी दिशा में जाएगा? एक्स में, ये वाई में, ये जेड में। तो एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाला, एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाले एकांक सदिश को क्या बोला गया? एक्स फिक्स कर दिया, एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाले एकांक सदिश को आई कैप बोला जाएगा, और वाई अक्ष की वाई की दिशा में जाने वाले को जे कैप बोला जाएगा, और जेड की दिशा में जाने वाले को के कैप बोला जाएगा। मतलब आई कैप जो है वो क्या दर्शा रहा है? इसका परिमाण खुद का तो एक है, लेकिन ये एक्स अक्ष की दिशा में जा रहा है। जे कैप क्या दर्शा रहा है? जे कैप ये दर्शा रहा है कि इसका खुद का परिमाण एक है, लेकिन ये वाई दिशा में जा रहा है। के कैप क्या दर्शा रहा है कि के कैप का परिमाण एक है, लेकिन ये कौन सी दिशा में जा रहा है? ये जा रहा है जेड दिशा में। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिख के दे देता आपको, अभी आपने समझा था कि ए वेक्टर बराबर 5 न्यूटन आई कैप लिख देता, यहाँ पे क्या लिख देता? आई कैप लिख देता। तो इससे क्या समझते हैं आप कि सर ये ए वेक्टर कौन सी दिशा में जा रहा है? एक्स अक्ष की दिशा में जा रहा है। अगर जे लिखा हुआ था तो वाई में जाता, के लिखा हुआ था तो जेड में जाता। ठीक है, तो इस तरीके से इनको बोला जाता है अभिलंबित इकाई सदिश। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि आई कैप और वाई कैप, आई कैप और जे कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। क्योंकि त्रिविमीय में आप देखते हो एक्स वाई के लंबवत होता है, वाई जेड के होता है, जेड एक्स के होता है, यानी तीनों एक दूसरे के आपस में कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको बोला जाता है अभिलंबित इकाई सदिश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिलंबित इकाई सदिश। तो अभिलंबित इकाई सदिश बोले तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या होता है? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब चलते हैं, ये जो एक्स डायरेक्शन में जाने वाले को मैंने बोला, ये तीर का निशान जो आप देख रहे हो, ये तीर का निशान जो आप देख रहे हो, इसका मान एक्स वेक्टर है। तो एक्स वेक्टर है, तो इस एक्स वेक्टर को आप क्या लिखोगे? एक्स, है ना। ठीक है, और दिशा बताने के लिए आई कैप, दिशा बताने के लिए क्या लिख देंगे? आई कैप। या फिर आप एक काम ऐसे कर सकते हो, अगर आप इसको मान लो ए वेक्टर मानते हो, इस लाइन को क्या मानते हो? ए वेक्टर, और ये एक्स दिशा में जा रहा है तो ए एक्स वेक्टर हो जाएगा। ये एक्स दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ए एक्स वेक्टर। तो ए एक्स वेक्टर को अपन क्या लिखेंगे? इसका परिमाण तो हो जाएगा ए एक्स, और एक्स अक्ष की दिशा में जा रहा है तो गुणा कर देंगे किससे? आई कैप से। ऐसे ही आ जाओ इधर। मैंने इस लाइन को मान लिया कि ये जो है ये वाई दिशा में जा रहा है, तो ये ए वाई वेक्टर है। तो ए वाई वेक्टर को अपन कैसे लिख सकते हैं? ए वाई तो इसका परिमाण, और वाई दिशा में जा रहा है तो जे कैप। इसको क्या लिख सकते हैं? इस लाइन को, अगर ये ए जेड है तो ए जेड वेक्टर को अपन लिख सकते हैं ए जेड तो इसका परिमाण और के कैप इसकी दिशा है। ठीक है, इस तरीके से अपन सभी को बता सकते हैं। तो याद रहेगा आपको, एक्स अक्ष के दिशा में इकाई सदिश जो होता है उसको अभिलंबित इकाई सदिश आई कैप बोलते हैं। वाई की दिशा में जे कैप होता है, जेड की दिशा में के कैप होता है। क्लियर हो गया होगा अभिलंबित इकाई सदिश। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है,
चलो एकांक सदिश भी आपका क्लियर, अविलंबित इकाई सदिश भी क्लियर। ध्रुवीय सदिश क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ध्रुवीय सदिश, इसको मिटा दिया मैंने। ध्रुवीय सदिश देख लो आप, जैसे विस्थापन होता है ना, विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु नियत होते हैं। तो ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु नियत होते हैं, जिनके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कैसे होते हैं, नियत होते हैं, वह ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय सदिश। जैसे कि विस्थापन हो गया है ना, और वेग हो गया, ये सभी ध्रुवीय सदिश के उदाहरण हैं। अक्षीय सदिश में क्या आता है, देखो अक्षीय सदिश में, जैसे अक्षीय सदिश की बात कर रहे हैं कि ये कोई अक्ष है मान लो, है ना, जैसे मान लो ये अक्ष है और इस अक्ष के चारों तरफ अगर कोई वस्तु घूम रही है ना, घूर्णन गति कर रही है, तो वो सब किस में आएंगे, अक्षीय सदिश में। तो आप आगे पढ़ोगे बलागुण, क्या पढ़ोगे, बलागुण। तो बलागुण जो होता है एक तरीके का अक्षीय सदिश होता है। बलागुण कैसा होता है, अक्षीय सदिश होता है, ठीक है। और शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य हो लेकिन उसकी दिशा स्वेच्छा से आप कोई सी भी मान सकते हो। शून्य सदिश की दिशा आप स्वेच्छा से कुछ भी मान सकते हो, स्वेच्छा से, है ना, ठीक है। तो ये हो गए सदिशों के प्रकार। तो उम्मीद है आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना, और आपको आगे कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।